सर आपने दो चीज़ वर्ड्स यूज़ की थी, एक साइबर फ्रॉड और एक डिजिटल अरेस्ट। तो सर आप उसके बारे में बताइए कि होता क्या है वो? देखिए, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, हमें पास व्हाट्सएप पे नॉर्मली व्हाट्सएप पे कॉल आता है। कोई वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं साइबर थाने से मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर वो फ़ोन करते हैं। वो बताते हैं कि या तो बताते हैं कि आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, उसके पास ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसके पास आर्म्स पकड़े गए हैं, वो अरेस्ट हो गया है, और यदि आपको उनको छुड़वाना है तो तुरंत आपको इतने जो है पैसे देने पड़ेंगे। वो मेरा हमेशा मानना है कि यदि कोई भी, एक तो आप समझें इस चीज़ को कि कोई भी पुलिसकर्मी फ़ोन करेगा तो वो आपको लैंडलाइन से फ़ोन करेगा, कभी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो वीडियो कॉल कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आउट हो जाएगी। यदि कोई पुलिस वाला कहीं पैसे मांगता भी है तो वो छिप के मांगने की कोशिश करेगा, खुल के मांगने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है या फ़ोन कॉल, पहले देखिए कि नंबर कहीं विदेशी तो नहीं है। 91 जो है इंडिया का नंबर होता है, 91 को छोड़ के +91 छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर हो, 98 हो, 104 हो, कोई भी दूसरा नंबर हो, मतलब विदेशी नंबर है। विदेशी नंबरों से कभी पुलिसकर्मी फ़ोन नहीं करते, पहली चीज़ तो ये है। उससे हमें विदेशी नंबरों से कभी पुलिस कॉल नहीं करेगी? कभी कोई भी पुलिसकर्मी विदेशी नंबरों से फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि देश की पुलिस आपको कॉल करेगी तो वो देश के नंबर से कॉल करेंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात है, कोई भी पुलिस आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगी, क्योंकि जब भी पुलिस का कॉल आता है, जब हम किसी को समन देते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं, तो उसको हम अपने ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर से कॉल करते हैं या हम अपने ऑफिशियल मोबाइल नंबर से फ़ोन करते हैं। तो जब भी आपको व्हाट्सएप कॉल आए, आप समझ लें ये फ्रॉड का कॉल है। तीसरी बात, कभी भी पुलिसकर्मी आपको व्हाट्सएप कॉल करके पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो उसका वीडियो आ रहा है, उसका आवाज आ रही है, तो फंस जाएगा। तो जब भी आपको कोई पैसे मांगे, आप तुरंत, पहली बात तो है कि आप अपने घर वालों को उस चीज़ की बताएं, क्योंकि जब भी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है वो आपको अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी को कॉल नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हिम्मत दिखा के आप उस फ़ोन को काटें, अपने लोगों से, अपने नज़दीक वाले लोगों से बातचीत करें, और आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप जाके नियरेस्ट थाना है वहाँ पर जाके इस बात को साइबर पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दें या 1930 पे इसकी शिकायत करें। देखा गया है कि वो कभी कभी जब वो फ्रॉड वाले जो हैं, वो जजेज का, जो आजकल AI से जो है फोटो मैच करा के जजेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते हैं, वो भी फ्रॉड होता है। फिर सीनियर पुलिस अधिकारियों से आपकी बात कराते हैं वर्दी में, वो भी AI के थ्रू फोटो जनरेट किया जाता है, AI के थ्रू वॉइस को ही मैच करने की कोशिश की जाती है। तो कभी भी होता क्या है, बोलना आसान है, जब आप भी कोई एक सामान्य नागरिक हैं और आपको किसी पुलिस का फ़ोन आए, यदि नकली पुलिस का ही फ़ोन आए, तो हम एक डर जाते हैं, डर के कारण एक पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक में हम पैनिक डिसीजन लेते हैं। तो ये किसी के लिए बहुत ही गंभीर बात है। यदि मैं आप ही को फ़ोन आए और आपको कहा जाए कि आपके जो फादर हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके पास कैश पकड़ा गया, उनके पास ड्रग्स पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको सालों की कैद हो सकती है, तो आप खुद भी डर जाएंगे। तो ये एक जो डर होता है, हम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डर के आगे हम जीत पाए। हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी पुलिसकर्मी कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को फ़ोन करके पैसे वसूलता नहीं है। आपने देखा होगा, आज हर व्यक्ति से हमारी पूछें कि उनके लाइफ में कितनी बार फ़ोन आया है और पैसे मांगे गए और रियल में पुलिस वालों को उन्होंने पैसा दिया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने फ़ोन पे किसी पुलिस वाले ने किसी भी व्यक्ति से वसूली की होगी। यदि किसी ने किसी से लिया भी होगा, ट्रैफिक पुलिस ने या कहीं सामने सामने लिया होगा, लेकिन फ़ोन पे बात करके आज तक किसी पुलिसकर्मी ने फ़ोन नहीं लिया है। तो डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। ये छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक को इसको इम्पैक्ट करते हैं। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, यहाँ तक कि लॉयर्स तक को भी डिजिटल अरेस्ट करके उनसे जो है, और लोगों को बाद में इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमें इस तरह से बेवकूफ़ बना दिया गया कि वो कंप्लेंट भी नहीं करते। मेरा लोगों से ये भी आग्रह है कि यदि आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं, जैसे आपको मालूम चलता है, सबसे पहले आप 1930 में शिकायत करें। ये भारत सरकार का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। सीधा आप साइबर पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखाएं और अपने बैंक में तुरंत उसकी सूचना दें, क्योंकि देखा गया है कि यदि जब जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है, यदि हम कुछ घंटों के अंदर हमारी शिकायत कर दें
तो वो पैसे को रोका जा सकता है, विथहोल्ड किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, पहले 4 घंटा की। पहले 4 घंटे के अंदर आपने यदि शिकायत कर दी तो पैसा आपको वापस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि आपने देर कर दिया तो वो पैसा इतने मल्टीपल लेयरिंग में उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, वहां से तीसरे अकाउंट, और उसको बाद में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके या कुछ करके उसको बाहर भेज दिया जाता है। एक बार पैसा बाहर चला जाए, विदेश ट्रांसफर हो जाए, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग सब लोग सजग रहें, जनता, हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे भरोसा रखें। कोई भी, मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, आज तक मेरी तो 10 साल की नौकरी हो गई, मैंने कभी नहीं सुना, कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया कि पुलिस वाले ने मेरे से फोन करके मेरे से पैसा मांगा और मैंने दिया। क्योंकि कोई पुलिसकर्मी कितना भी भ्रष्ट हो, वो कभी भी वीडियो कॉल पे कॉल करके अपनी चेहरे, अपना आइडेंटिटी को आउट करके पैसे की मांग नहीं करेगा। तो ऐसी यदि कोई मांग होती है तो आप 100% मान लें कि ये आपको फंसाने की बात हो रही है। और जहां तक ड्रग्स पकड़ाने की, मर्डर चार्जेज में यदि कोई पकड़ा जाता है तो पैसा देके वो बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी गंभीर धाराएं होती हैं कि वो पकड़ा जाएगा तो एक पुलिसकर्मी के बस का नहीं है किसी को छुड़वा ले। तो और आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट के जो शिकार हुए हैं, ये सामाजिक लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनके घर वाले ऐसी तरह की घटनाएं क्यों करेंगे? और ये लोग क्या करते हैं, डेटा को भी यूज़ करते हैं। इसको मालूम है कि आपका बेटा फ्लाइट में गया है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो वो 12 बजे आपको कॉल करेंगे। उनको मालूम है कि आपने बेटे को फ़ोन भी लगाओगे तो वो फ्लाइट मोड में, फ्लाइट में होगा तो कॉल उठा नहीं पाएगा, तो आप और ज़्यादा पैनिक हो जाओगे। तो आज के दिन में डेटा जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स भी बहुत तेज हो गए हैं। ये आपके बारे में डीप रिसर्च करते हैं, आपके बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, आपके जो है गूगल से डेटा, काफ़ी सारे जो आपके ऐप्स डाउनलोड रहते हैं वहाँ से डेटा लेते हैं, और आपको इतनी पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको भरोसा हो ही जाएगा कि ये सही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड गुम हुआ और आपने आधार को अपडेट करने के लिए आपने वेबसाइट पे सर्च किया कि आप लॉस्ट आधार, न्यू आधार, तो वो कहीं से कोई डेटा मिलेगा कि इनका आधार गुम है, फिर आपको फ़ोन लगाएंगे कि आपका आधार मिसयूज हुआ है, आपके आधार से बैंक अकाउंट खुला है, वहाँ पे इतने करोड़ रुपए जमा हुए हैं, कैश डिपॉजिट हुए। तो आप डर जाओगे, मैं तो आधार से गुम हुआ था, उसी आधार का मिसयूज हो गया होगा। तो कभी भी आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप डरे नहीं, साइबर अरेस्ट का सामना करें। और लोगों में जो अवेयरनेस फैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात में उन्होंने बात की थी साइबर अरेस्ट की उन्होंने, तो निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। और अभी भी आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर हमारे यहाँ फ्रॉड की, जो साइबर फ्रॉड है उसकी संख्या कम है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी और जितना हम जागरूक करेंगे, ईच वन टीच वन की बात है, हर आदमी दूसरे आदमी को जागरूक करे तो निश्चित रूप से साइबर क्योंकि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बढ़ती ही चली जाएगी, और हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो हमें इस साइड इफेक्ट से बचना है। जैसे आपने बताया कि डिजिटल अरेस्ट होता है, लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल भी इसमें जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। सर बेसिकली एआई जितना यूज़फुल है उतना ही ज़्यादा शायद फिर वो डेंजरस भी है इसके लिए कहीं ना कहीं। तो सर इसमें आप एआई को क्या बोलेंगे? अब देखिए, हमने जब जन्म लिया था उस टाइम मोटरसाइकिल पे थे, वहाँ से कार, हवाई जहाज सब पहुँच गए। टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ती जाएगी। एआई भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी एआई के जो वीडियोज हो रहे हैं, ऑडियोज हो रहे हैं, वो इतने क्लोज हो रहे हैं कि हम अपने घर वालों को नहीं पहचान पाएंगे सही वीडियो है कि गलत वीडियो है। तो मेरा कहना यही है कि हम एआई से डरे नहीं। एआई का यूज़, एआई बढ़ेगा ही, हो सकता है उसका मिसयूज भी हो। हमें ज़रूरी है हम सजग रहें। जैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे हम गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी सीखते हैं, हमें लाइसेंस मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, हमने अपना प्रोफाइल खोला और उसमें लग गए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को कैसे प्रोटेक्ट रखें, उसके भी चीज़ देखें। डबल ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम नहीं रखते। मैंने देखा है लोगों को एक ही पासवर्ड वो हर जगह रखते हैं, और वो काफ़ी सारे वेबसाइट्स में। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, कोई चीज़ फ्री मिले तो हम पर टूट पड़ते हैं। इतने सारे वेबसाइट्स, इतने सारे ऐप्स जिसकी आवश्यकता नहीं है हम डाउनलोड करते हैं, उसमें भी वही पासवर्ड रखते हैं जो बाकी जगह गूगल पे रखते हैं, बाकी जगह रखते हैं। हम जितने परमिशंस हैं सारे परमिशंस दे देते हैं, तो हमारी तो सारी प्राइवेसी उसकी जो है हिंडर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम
लिमिटेड काम के ऐप्स रखें। हमें यदि खाने पीने का है तो उसका एक ऐप रखें, सामान खरीदना है उसका एक ऐप रखें, एक एजुकेशनल ऐप रखें, कुछ न्यूज़ के ऐप्स रखें, और जो भी रखें उसका पहले हम देखें कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, थोड़ा बहुत उसका रिव्यू पढ़ें, उसके बाद हम उस ऐप को डाउनलोड करें। काफ़ी जगह रहता है इस ऐप को डाउनलोड करने पे पहले ट्रांजेक्शन पे 100 रुपये फ्री, 100 रुपये का कूपन, तो उस 100 रुपये के चक्कर में हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हमारी प्राइवेसी की कीमत 100 रुपये से बहुत ज़्यादा है। हम उस चीज़ को समझें। हर जगह हम अपने फोटो, और एक और चीज़ मैंने देखा है, हमने मोबाइल को आजकल मल्टी डायमेंशनल यूज़ के लिए रख लिया है। वही हमारा कैमरा है, वही हमारा वॉलेट है, वही हमारा स्मार्टफोन है। स्मार्ट यूज़ तो है, लेकिन हमें उस स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए खुद भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम अपने इंट्रिकेट फोटोग्राफ्स, इंट्रिकेट वीडियोज, इंटीमेट वीडियोज उसमें ना डालें। हम अपने कैमरा में, हम अपने मोबाइल में उस वीडियोज़ को और फोटोज़ को रखते हैं, वो तुरंत गूगल ड्राइव पे चला जाता है, तुरंत एप्पल ड्राइव पे चला जाता है, और उसके बाद मान लीजिए आपका जीमेल का पासवर्ड यदि हैक हुआ तो आपके सारे फोटोज, सारे वीडियोज किसी भी स्कैमस्टर्स के पास पहुंच जाएगा। मुझे बहुत कॉल्स डेली आते हैं कि सर हमने लोन के लिए एक ऐप डाउनलोड किया, उस ऐप ने हमारे सारे फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट ले लिया और अब हमसे पैसे मांग रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे फोटोज, वीडियोस को एडिट करके हमारे सारे कॉन्टैक्ट को भेज रहा है। तो वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो परेशान हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐप्स को, सोशल मीडिया को बहुत ही ध्यान से डिस्क्रीटली यूज़ करें। हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जानें, हम देखें उसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, क्या हमें उसकी आवश्यकता है। एक तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फ़ोन में यदि 512 GB का है तो हम चाहते हैं हम तो कितने भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, करते चले जाते हैं। आप कम से कम महीने में देखें कि कौन से ऐप्स रिडंडेंट हो गए, उनको आप अनइंस्टॉल भी करें। हम यदि कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेकार की चीज़ों को हटाएं भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप्स रिडंडेंट हो जाते हैं, वो पड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि अपना एक फ़ोन किसी को सेकेंड हैंड सेल करते हैं तो उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं। आपके फ़ोन में इतना सारा डेटा रहता है कि वो सेकेंड हैंड फ़ोन किसके पास गया, उसने क्या उसका मिसयूज़ किया, हम नहीं जानते। हम अपने फ़ोन को बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, उसमें हमारे वॉलेट और बाकी चीज़ें रहती हैं। बच्चों को ऐड आते हैं गेम्स के, बच्चे उसमें गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, उस गेम्स में ऑनलाइन बेटिंग तक बच्चे स्टार्ट कर देते हैं करना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को यदि फ़ोन देते हैं तो ऐसा फ़ोन ना दें जिसमें आपके वॉलेट्स और जिसमें आपके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स वो है, और बच्चों को कभी उतने ही पासवर्ड बताएं जितने आवश्यकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपना फ़ोन को ओपन करने का पासवर्ड रखे हैं, वही अपने UPI का भी पासवर्ड रखे हैं। बच्चों को पता है, बच्चे फ़ोन को ऐसे करके तुरंत खोलते हैं उसी पैटर्न से, और उसी पैटर्न से पेमेंट भी करने लग जाते हैं। तो इससे बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं बचेगी, बच्चों के अंदर जो है और इनडिसिप्लिन आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ईज़ के लिए, फाइनेंशियल ईज़ के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने देखा है UPI तो रियल टाइम होता है। पहले जैसे RTGS, मतलब फिर पहले IMPS हुआ करता था, इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र, इस तरह से हो रहा है, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। और यदि हम उसके पासवर्ड्स को ओपन रखेंगे तो कोई भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि UPI अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उससे आदमी को खर्चा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये खरीदना है, पसंद आए नहीं आए, UPI है, आसान है, तुरंत आपने पेमेंट कर दिया। तो ये आदत खुद के लिए रोके और बच्चों को भी इससे रोके, नहीं तो क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है।